हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है आप अपनी सेशन एंडिंग एग्जाम की तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जो है कि कक्षा चौथी विषय हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर है ये वार्षिक परीक्षा 2026 का एक सैंपल पेपर है। कुछ बेसिक जानकारी लिखनी है हमें यहाँ पर, जैसे नाम, जैसे मैंने नाम में अपना नाम लिख दिया यहाँ पर एजुकेशन फर्स्ट। उसके बाद अनुक्रमांक, अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, रोल नंबर लिखना है। अनुभाग कई बार यहाँ पर मिलता है विभाग, इसका मतलब होता है कि पेपर में आपका सेक्शन पूछा गया है। दिनांक का मतलब होता है डेट। तो ये सब चीजें आपने मेंशन करनी है। फिर क्या है कि ये पेपर किस किस कॉम्पिटेंसी पर बेस्ड है, दक्षता पर। जैसे पठन 10 अंक, गद्य पद्य से मतलब आपकी जो किताब है वीणा, उससे जो है प्रश्न पूछे गए हैं 5 अंक के। व्याकरण 10 अंक, रचनात्मक लेखन 5 अंक, वर्तनी 5 अंक और शब्दावली 5 अंक। इन सबको जोड़कर आपका पेपर होगा कुल 40 अंक का। चलिए हम एक एक कॉम्पिटेंसी में दिए गए प्रश्नों को सोल्व करते हैं। सबसे पहले पठन कॉम्पिटेंसी है। लिखा क्या गया है? प्रश्न 1, नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है जी, 5 अंक का प्रश्न है। क्या क्या है पढ़ते हैं एक बार पैसेज को। स्वच्छ पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। वृक्ष पर्यावरण को संतुलित और शुद्ध रखते हैं। वृक्ष पुष्प, जल और औषधियों के भंडार हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को बहुत पवित्र माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ पीपल, आंवला, बरगद, तुलसी और केला जैसे अनेक वृक्षों की पूजा की जाती है। वृक्ष हमारे द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु कार्बन डाई ऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, यहाँ पर कर है, करते हैं बच्चों यहाँ पर, और हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। एक मिनट, यहाँ पर हम करते हैं लिखते हैं। वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वन महोत्सव का कार्यक्रम आरंभ किया, जो हर साल जुलाई के महीने में मनाया जाता है। इसलिए भविष्य में वातावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके का कुछ पैसेज है। यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि पूरा जो ये गद्यांश है, अनुच्छेद है, ये पेड़ों की महत्व को बताता है कि हमारे जीवन में पेड़ों का क्या महत्व है और पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये बताता है। अब हम इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं क्या कुछ है। पहला प्रश्न, वृक्ष पर्यावरण के लिए क्या क्या काम करते हैं? तो पर्यावरण के लिए तो बच्चों बहुत ज्यादा काम करते हैं। पर्यावरण को जो है हरा भरा रखते हैं, शुद्ध रखते हैं। तो यही सब बातें यहाँ पर हमने लिखनी है। पहला हम लिखेंगे वृक्ष पर्यावरण को हरा भरा रखते हैं और संतुलित एवं शुद्ध रखते हैं। पेड़ों की वजह से ही पर्यावरण शुद्ध रहता है। शुद्ध का मतलब यहाँ पर है कि साफ सुथरा रहता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, वृक्षों से हमें क्या क्या मिलता है? तो आप बच्चों इसका आंसर देख पाएंगे। यहाँ बताया गया है वृक्ष पुष्प, जल, औषधि के भंडार है। तो इसका मतलब ये सारी चीजें मिलती हैं हमें। इसके अलावा जो है वृक्षों से हमें क्या मिलता है? सबसे जरूरी चीज है ऑक्सीजन। तो ये भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वृक्षों से हमें जल, जल भी वृक्षों की वजह से है, क्योंकि वृक्ष जो है बारिश कराते हैं, इसलिए जल भी हम लिख सकते हैं। अदरवाइज हम पुष्प लिखेंगे, ठीक है, फल लिखेंगे और औषधि, ठीक है,
औषधियां मिलती हैं। एक तो बात यही हो गई। दूसरी आप यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं कि अ, वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, शुद्ध हवा भी मिलती है। शुद्ध हवा को ही ऑक्सीजन के रूप में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किन्हीं दो वृक्षों के नाम लिखिए जिनकी पूजा की जाती है। तो ढेर सारे बताए गए हैं, पीपल, आंवला, बरगद, तुलसी, केला। तो आप दो के लिख दीजिए, पीपल, आंवला। केला सबसे ज्यादा पूजा जाता है और बरगद को भी हम लिख सकते हैं। ये हो गया। आगे है वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वन महोत्सव। वन महोत्सव प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष लिखिए या फिर हर साल लिख सकते हैं। गद्यांश में हर साल दिया गया तो हम हर साल ही लिखेंगे। हर साल जुलाई में मनाया जाता है। जुलाई में मनाया जाता है। आगे है वृक्ष के दो समानार्थी शब्द। पेड़ लिख सकते हैं, तरु। एक और है जो हम दरखत भी लिख सकते हैं, दरखत। लेकिन पेड़ और तरु तो बहुत आसान आसान है, इनको हम लिखेंगे पेड़, वृक्ष, तरु। आगे चलते हैं। दूसरा पैसेज। दूसरा पैसेज क्या है, 5 अंक का है ये भी। यहाँ लिखा है कि नीचे दिए गए पठित, पठित मतलब ये हमारी किताब में से है। गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है जी। राजा के दरबार में सभी दरबारी बैठकर राजा और तेनालीराम के बारे में बातें कर रहे थे। एक दरबारी ने दूसरे दरबारी से कहा, तेनालीराम, राजा ने तेनालीरामन को सिर पर बिठा रखा है। तभी दूसरा दरबारी कहता है, महाराज के सिर से तेनालीरामन का भूत उतारना होगा। इसके लिए सभी दरबारी आपस में खुसर फुसर करते हैं। अचानक से पहरेदार ने राजा के आने की खबर दी। राजा ने दरबार में आते ही तेनालीरामन के बारे में पूछा। इस पर पहले दरबारी ने मन ही मन में कहा, लगता है शतरंज का खेल जमा है कहीं। जैसे ही राजा ने पूछा तेनालीराम के बारे में, तो पहले दरबारी ने कहा कि कहीं न कहीं शतरंज का खेल जमा है। इस पर राजा पलटकर कहते हैं, शतरंज? तेनालीरामन क्या शतरंज के शौकीन है का शौकीन है? एक अन्य या दूसरे दरबारी ने उत्तर देते हुए कहा, जी महाराज, वे तो शतरंज के अद्भुत खिलाड़ी हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो ये पैसेज है। इस पर आधारित हम प्रश्न देखते हैं क्या क्या है। दरबार में बैठे सभी दरबारी किसके बारे में बातें कर रहे थे। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे कि दरबार में बैठे सभी दरबारी राजा और राजा और तेनालीराम की बातें कर रहे थे। तो ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न। ने दूसरे दरबारी ने ऐसा क्यों कहा होगा कि महाराज के सिर से तेनालीरामन का भूत उतारना होगा। तो देखो इसके पीछे लॉजिक ये है बच्चों की जो राजा कृष्णदेव राय थे वो तेनालीराम से बहुत खुश थे, क्योंकि तेनालीराम बहुत समझदार आदमी था। ठीक है, और वह समस्याओं का तुरंत समाधान निकाल लेता था। तो इसलिए राजा उन्हें पसंद करते थे और बाकी लोग उनसे जलते थे, उनसे ईर्ष्या करते थे। इसी कारण जो है सभी दरबारी क्या कहते हैं कि तेनालीराम का भूत उतारना होगा। चलिए हम लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे दूसरे दरबारी ने दूसरे दरबारी ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि
वे सब तेनालीरामन की चतुराई से जलते थे। जलते थे भी लिख सकते हैं या फिर ईर्ष्या करते थे, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा है प्रश्न, दरबार में राजा के आने की खबर किसने दी? तो यहाँ लिखेंगे राजा के आने की खबर, राजा के आने की खबर एक पहरेदार ने दी। पहरेदार ने दी, क्योंकि यहाँ लिखा गया है पहरेदार ने राजा के आने की खबर दी। आगे है, दूसरे दरबारी ने राजा को तेनालीरामन के बारे में क्या बताया? यहाँ लिखा है एक अन्य दरबारी ने बताया, क्या बताया? कि शतरंज के अद्भुत खिलाड़ी हैं। कौन? तेनालीराम। तो हम यहाँ लिखेंगे इसके उत्तर में दूसरे दरबारी ने राजा से कहा कि तेनालीराम शतरंज के अद्भुत खिलाड़ी हैं। अद्भुत खिलाड़ी हैं, तो ये हम उत्तर में लिखेंगे। अब है, यह अनुच्छेद किस पाठ से लिया गया है? तो हम लिखेंगे शतरंज की मात। नाम बताना है बच्चों में। शतरंज की नहीं, शतरंज में मात। मात मतलब होता है कि हार। मात का मतलब होता है हार। आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न उत्तर लिखने हैं हमने, गद्य पद्य से संबंधित हैं। प्रश्न 3 है, लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन 2 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का, तीसरा 1 नंबर का। क्वेश्चन क्या है, हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 का निर्माण क्यों किया? तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके उत्तर के लिए, हमारे हमारे वैज्ञानिकों ने या फिर हमारे वैज्ञानिक सूर्य के रहस्यों के बारे में पता लगाना चाहते थे, इसलिए वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 का निर्माण किया। ये हम यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, इसी का ही, पहले का ही दूसरा भाग दिया गया है यहाँ पर। इसमें यह लिखा है कि अब मैं तुझे और बिठाकर नहीं खिला सकती, मदन की माँ ने ऐसा क्यों कहा? तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि देखो, मदन जो था और उसकी माँ जो थे बहुत गरीब थे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माँ या मदन की माँ बहुत गरीब थी और इसके बाद हम लिखेंगे कि इनके पास आमदनी लिख लीजिए या फिर कमाई लिख लीजिए। कमाई और आमदनी एक ही बात होती है बच्चों। कमाई या आमदनी का कोई साधन भी नहीं था और मदन दिन भर खेलता ही
रहता था, खेलता ही रहता था। इसलिए इसलिए मदन की माँ ने ऐसा कहा होगा। तो इस तरीके से हम इन दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आगे प्रश्न दिया गया है ख। ख ने क्या बताया है कि लड्डू दादा ने सभी मिठाइयों को क्या-क्या सुझाव दिए, ये बताना है। देखो, लड्डू दादा ने ये कहा था कि हमारी जो उपेक्षा है, ठीक है, का कारण जो है वो है हमारी मिठास, ठीक है। तो लड्डू दादा ने ये सुझाव दिया था कि हम लोगों को अ, मीठे की मात्रा कम करनी चाहिए, है ना। ये लिखेंगे हम, लड्डू दादा ने सभी को मिठाइयों को कम मीठा रखने की सलाह दी और साथ ही लोगों से भी प्रार्थना की प्रार्थना की कि वे भी अपनी जीभ पर नियंत्रण रखे। तो ये दो बातें बताई थी लड्डू दादा ने कि मिठाइयों कम मीठा करने की सलाह दी थी और लोगों से भी प्रार्थना की थी कि वे जो है अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें। ऐसा नहीं है कि मिठाइयाँ खाए जा रहे हैं, जो कि गलत बात है। अब अगला प्रश्न है कि चाचा ने कैमरे की कार्यप्रणाली को क्या समझाया? तो चाचा ने कैमरे की प्रणाली के बारे में ये कहा था कि ये तो जो है प्रकाश और छाया का खेल है, ठीक है? और प्रकाश छाया का खेल है। इसके बाद फोटो में क्लिक करते ही जो है किसी की भी हूबहू जो है तस्वीर खींच जाती है। ये सब हमने यहाँ लिखना है। हम इसमें लिखेंगे चाचा ने छोटू को बताया कि यह सब यह सब प्रकाश छाया का खेल है। कैमरे को क्लिक करते ही सामने वाला की फोटो खींच जाती है। हूबहू फोटो खींच जाती है। प्रकाश छाया का खेल है, कैमरे में फोटो खींच जाती है। आगे है, ओणम के भोज पर कौन-कौन से भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं? अब ये जो पार्ट है बच्चों, ये है हमारा ओणम के रंग। उसमें कुछ चीजों के नाम बताए गए थे, तो आपने उन सबको लिखना है। कुछ चीजें तो चावल से बनती है, तो आप ये प्रश्न जो है आप खुद से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा व्याकरण आधारित प्रश्न है। क्या है प्रश्न 4? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 10 अंक का प्रश्न है ये व्याकरण का। पहला है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। जैसे शत्रु को भी क्या बनाना है? मित्र बनाना है। शत्रु को भी मित्र बना लेना शत्रु को भी मित्र बना लेना महानता का गुण है। हमें किसी की बुराई न करके क्या करनी चाहिए? अच्छाई करनी चाहिए। दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए और वाक्य बनाकर लिखिए।
फूले न समाना, इसका मतलब होता है बहुत खुश, बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। वाक्य कैसे बनाएंगे हम? लिखेंगे इसमें मदन को, मदन को राजा ने 100 अशर्फियां दी, 100 क्या दी? अशर्फियां, 100 अशर्फियां दी। तो इनाम पाकर, तो इनाम पाकर मदन फूले न समाया, फूले न समाया, ये हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है अंगूर खट्टे होना। अंगूर खट्टे होना का मतलब होता है कि जो वस्तु, जो वस्तु प्राप्त न हो तो उसकी बुराई करना, जो वस्तु प्राप्त न हो तो उसकी बुराई करना। अब इसका क्या करेंगे हम लिखेंगे कि राजू ने पहले तो परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं की, अब कहता है कि पेपर ही कठिन था। यह तो वही बात हुई कि अंगूर खट्टे हैं। यहाँ पर मतलब तैयारी नहीं की तो फिर क्या किया? पेपर का ही दोष निकाल दिया। ठीक है, तैयारी न करने पर पेपर को ही कह दिया कि नहीं, पेपर ही कठिन था। यदि समय रहते तैयारी करता तो अच्छे अंक आते। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न 3, लिंग बदलो। अध्यापक, अध्यापक का होगा अध्यापिका। फिर है छात्र, तो होगा छात्रा। छात्र मतलब जो है, जो मेल स्टूडेंट है उसको बोलते हैं छात्रा, जो गर्ल है उसको बोलते हैं। वचन बदलो। जलेबी, जलेबियां। हवा, हवा का हो जाएगा हवाएं, हवा, हवाएं। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। ठीक है जी। नदी का स्वच्छ जल, तो यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे हम स्वच्छ को, क्योंकि स्वच्छ का मतलब होता है साफ। पानी कैसा है? साफ है। ठीक, तो ये हो गया हमारा विशेषण। दूसरा है फूलों सी सुंदर, 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 सुंदर भी क्या है? विशेषण शब्द है, विशेषण। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या है? प्रश्न 4 क्या कहता है? हमारे देश में ऐसे कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं जिनका संबंध सूर्य से है। किसी एक त्योहार के बारे में 60 से 70 शब्दों में लिखिए। तो बहुत बड़ा त्योहार जो मनाया जाता है जिसका संबंध सूर्य से है, बिहार का छठ पूजा मनाया जाता है। यदि कोई छात्र बिहार से है तो बिल्कुल स्पेशल कमेंट करके बताएं कि आप अपना त्योहार कैसे मनाते हैं। छठ पूजा, तो छठ पूजा जो है एक त्योहार है। ऐसे ही हमारे प्यारे साउथ इंडिया में भी मनाया जाता है पोंगल, पोंगल। अब सबको नाराज नहीं करेंगे, अब हम चलते हैं उत्तर भारत में। उत्तर भारत में मनाया जाता है मकर संक्रांति, सूरज से जुड़ा त्योहार है ये भी, संक्रांति। तो बड़े विशेष त्योहार हैं ये। तो बच्चों मैंने 3 बता दिए हैं आप लोगों को। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ सूर्य से संबंधित है। हो सकता है कि आपके पेपर में चांद से संबंधित प्रश्न पूछ लें। चांद के बारे में ढेर सारे हैं, जैसे हम कह सकते हैं ईद,
ईद के बाद हम चांद से संबंधित त्योहार बोल सकते हैं हम जन्माष्टमी, या फिर हम कह सकते हैं एक त्योहार है तीज, ठीक है। और चांद से ही जुड़ा त्योहार जो है हम दिवाली भी कह सकते हैं, क्योंकि उस दिन अमावस्या की रात होती है, चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो या फिर हम लिख सकते हैं हमारी माताएं जो व्रत रखती हैं करवा चौथ। तो कुछ त्योहार बड़े खासम खास हैं, ठीक है। तो इन त्योहारों के बारे में आप लिखेंगे। अब लिखना बच्चों इसके बारे में आप लिखेंगे, क्योंकि पोंगल आप कैसे मनाते हैं वो आपने लिखना है। हाउ डू यू सेलिब्रेट मकर संक्रांति, तो ये आप खुद लिखेंगे। छठ पूजा बिहार में जितने भी हैं वो छठ पूजा के बारे में लिखेंगे, या और भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि छठ पूजा ही लिखना है, छठ पूजा भी लिख सकते हैं बट दूसरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब त्योहार हैं जो सूर्य और चांद से संबंधित है। अब गुजरात की तरफ चलते हैं। गुजरात में जो त्योहार मनाया जाता है वो होता है पतंग पर्व। पतंग पर्व, बिहार में खिचड़ी पर्व भी बोलते हैं, खिचड़ी पर्व। तो ढेर सारे त्योहारों के बारे में मैंने बता दिया है। आप इनके बारे में 60 से 70 शब्दों में खुद से सोचकर लिखेंगे। ये हो गया। यदि आपको ये नहीं लिखना है तो या करके दिया गया, यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है कि नीचे दिए गए चित्र के बारे में 60 से 70 शब्दों में लिखिए। तो हम बच्चों एक लिखना है, तो मैंने त्योहार के बारे में बता दिया, ये काम आप करेंगे। मैं चित्र के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि त्योहार के बारे में आप खुद लिखेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी कि आप त्योहार के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे आप मनाते हैं, तो वो सब लिखना है, ठीक है। इसमें जैसे हम एक त्योहार मान लेते हैं मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति जो है प्रतिवर्ष जो है आप सभी जानते ही हैं, प्रतिवर्ष मकर संक्रांति जो है 14 जनवरी को मनाया जाता है। पोंगल भी 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस दिन जो है सूर्य देवता का बहुत महत्व है। सूर्य देवता को जो है हम क्या नाम लेते हैं, जल चढ़ाते हैं, ठीक। सूर्य उस दिन उत्तरायण में होता है, और इसके बाद सुबह हम सब बच्चे जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, ठीक है। और जो है अपने घर में पूजा करते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं। और इसके बाद हम लिखेंगे हम घर में खिचड़ी बनाई जाती है, ठीक, खिचड़ी बनाई जाती है। इसके अलावा और भी जो त्योहार में आप एक्टिविटी करते हैं वो सब यहाँ पर मेंशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब चित्र के बारे में बताना है हमने। देखिए चित्र में कई सारी चीजें हैं। एक इंद्रधनुष, सूर्य देवता है, एक इंद्रधनुष है, यहाँ पर तितलियां भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर फूल भी हैं, बादल भी हैं, बादलों से बारिश हो रही है, चारों तरफ हरियाली है, और चित्र देखकर बड़ा ही सुंदर जो है मन में अनुभव भी हो रहा है, आनंद आ रहा है। तो ये सब बातें हमने लिखनी है। पहला हम लिखेंगे ये चित्र जो है बगीचे का है, तो हम पहली लाइन यह बताएंगे हमेशा कि ये चित्र किस चीज के बारे में। यह चित्र एक, आप बगीचा भी लिख सकते हैं, उद्यान भी लिख सकते हैं, ठीक है। बगीचा भी लिख दिया, उद्यान, उपवन भी लिख सकते हैं, उपवन का है। तीनों में से आप कोई भी एक शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरे में क्या लिखना है हमने, हम लिखेंगे इस चित्र में ध्यान देंगे तो यहाँ हल्की हल्की क्या हो रही है, हल्की हल्की वर्षा हो रही है, या बारिश लिख देंगे हम यहाँ पर, बारिश हो रही है। और फिर जो है हम लिखेंगे इसमें सुंदर सा इंद्रधनुष भी बना है। पूरा अच्छे से ध्यान से देख कर लिखना है, ठीक है, ताकि हम अपनी पूरी क्रिएटिविटी इसमें जो है दिखा सकें। सूरज देवता भी है, तो हम लिखेंगे इस चित्र में सूर्य भी दिखाई दे रहे हैं। आगे है तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं, तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं, ऐसे हो जाएगा।
फिर जो है लास्ट में आप लिख देंगे यह चित्र बहुत सुंदर एवं मन को खुश करने वाला है। खुश करने वाला, लुभाने वाला भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से कुछ आपने 5 या 6 7 वाक्य बनाकर आपने लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, वर्तनी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न 5, शुद्ध शब्दों पर गोला लगाओ। यहाँ सम्मेलन और सूर्योदय की स्पेलिंग दी गई है। तो सम्मेलन की यदि बात की जाए तो दूसरे वाली स्पेलिंग ठीक है, और सूर्योदय की बात की जाए तो तीसरे वाली स्पेलिंग ठीक है यहाँ पर। अब है आगे, वर्णों को सही क्रम में लगाकर सही शब्द बनाओ। तो यहाँ दिया गया राधाजनी, राधाजनी नहीं, यहाँ बनेगा राजधानी, राजधानी। फिर है आमगन नहीं, आगमन, आगमन। आगे है प्रश्न 7, दिए गए शब्दों से कोई 2 नए शब्द बनाइए। ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे राजमहल है, तो ढेर सारे शब्द बन सकते हैं। राम बन सकता है, ठीक है, और फिर है हम लिख सकते हैं जल बन सकता है, ज और ल से। महल बन गया, फिर है हल बन गया, ठीक, और फिर है जो है राम, जल, महल, हल, मल बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम बहुत 4-5 शब्द यहाँ बना सकते हैं। आसमान से हम लिख सकते हैं आस, ठीक है, मान तो हो ही गया। फिर है आन लिख सकते हैं, आन हो गया, ठीक, और फिर है जो है आसमान, आन, ठीक है, और फिर सन भी हो गया, सन हवा चलती है जैसे सन सन, ये भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 क्या कहता है, कुछ मिठाइयों के नाम 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। मिठाइयों का नाम पूरा करके लिखिए। बालूशाही, यहाँ पर हम लिखेंगे बालूशाही। मोहन भोग, मोहन भोग, तो यहाँ हम इस तरीके से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जामुन, जामुन के आगे हम लगाएंगे गुलाब, तो शब्द क्या बनेगा, गुलाब जामुन। रस मलाई, शब्द बन जाएगा हमारा रस मलाई। बस। अब प्रश्न 9, नीचे लिखे वाक्यों में सही स्थान पर सही विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को पूरा कीजिए। क्या ताक झाक कर रहे हो, क्या है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। अरे वाह, अरे वाह क्या चौका मारा है। दादी देखते ही बोली, क्या बोली, यहाँ पर हम लगाएंगे कहाँ जा रहे हो, और अंत में प्रश्न मार्क। तो इस तरीके से हमने सही विराम चिन्ह यहाँ पर लगाने। आगे बढ़ते हैं। फिर है शब्दावली, शब्दावली से संबंधित प्रश्न 10, निम्नलिखित उपसर्गों की सहायता से 2-2 शब्द बनाकर लिखिए। वी, वी से है विदेश, ये हो गया। फिर है हमारा विचार, ठीक है। फिर यहाँ प्र से प्रदेश, प्रकार, प्रलय, इस तरीके से हम बनाकर लिख सकते हैं। इनसे अलग भी आप लिख सकते हैं बच्चों, जरूरी नहीं है कि यही रहे। आप भी अपनी तरफ से वो शब्द जो है जिनके शुरुआत में वी आता है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित शब्दों से जुड़े अलग अलग अर्थ वाले वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे जल, जल में एक तो होता है पानी, एक होता है जलना। उत्तर एक तो होती है दिशा, एक होता है जवाब। अब इनके वाक्य बनाएंगे। पानी वाला जो वाक्य बनेगा वो लिखेंगे गंगा जल पवित्र माना जाता है। या दूसरा हम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम गंगा को ही लिखें, नदियों का जल पवित्र माना जाता है। तो इस तरीके से भी हम उत्तर लिख सकते हैं। जलना,
ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कल रात मेरा हाथ जल गया क्योंकि दूध गर्म था। दिशा उत्तर है ना, मेरा स्कूल उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। जवाब, मैंने प्रश्न का सही उत्तर मैंने प्रश्न का उत्तर, शब्द छूट गया, सही तो सही हम लिख दें, सही उत्तर दिया है। तो इस तरीके से हम प्रश्न 11 को कंप्लीट करेंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न 12। दिए गए शब्दों का मिलान करके उनके सामने वाले अर्थ से मिलाना है। ठीक है, शब्द है प्रशंसा, न्योता, मात, माहिर। प्रशंसा का मतलब होता है बड़ाई, तो बड़ाई के साथ हम मैच करेंगे। न्योता मतलब होता है आमंत्रण, ये हम करेंगे। मात मतलब होता है हार, तो वहां जाएंगे ऊपर। माहिर का मतलब होता है कुशल, कुशल, या फिर आपको देखने को मिलेगा निपुण, निपुण। तो ये सब शब्दों को हम इस तरीके से मिलाएंगे। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। प्रश्न 13, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए, समझिए और लिखिए। ठीक है, मीठा, मीठा से शब्द बना मिठास। मिठास किसमें होती है, किसी भी आप सब्जी मिठाई का नाम लिख दीजिए, जैसे मैंने लिखा लड्डू। खट्टा से शब्द बन गया खटास, वो होता है नींबू। ऐसे ही नमक से बन जाएगा हमारा नमकीन। ठीक है, नमकीन में आप देखो अब क्या बनती है। तो जैसे हम क्या करते हैं, कई बारी हमारे घर में ऐसी चीजें होती हैं जो जिनका स्वाद जो है खाने में नमकीन होता है। ठीक, तो चलो आपकी एक बड़ी पसंदीदा चीज लिख देते हैं हम, जैसे मोमोज हो गया, समोसा हो गया, कचौरी हो गई, ये सब इनका स्वाद खाने में नमकीन होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न 14, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। पहला शब्द है चमकना, दूसरा शब्द है मंडराना, तीसरा शब्द है थमना। चमकना का हम यदि वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे आसमान में या आकाश में सूरज, सूरज जो है बहुत तेज चमक रहा है, चमक रहा है। फिर है वही कि आसमान में, आसमान में काले बादल, काले बादल मंडरा रहे हैं, ये हो गया। थमना, थमना का इस तरीके से लेंगे, आज तो बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये थे हमारे क्लास 4 का, ये कक्षा चौथी का पेपर, सैंपल पेपर एनुअल एग्जाम का। चौथी विषय हमारा हिंदी। आई होप कि पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही बच्चों आप सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन वाले बटन को भी ज्वाइन कीजिए, और जो है आप इससे हमारे से कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम जो है सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बच्चों साथ ही आपने ध्यान रखना है जो प्लेलिस्ट है, इसमें एनुअल एग्जाम के और भी ढेर सारे पेपर हमने डाले हैं। एनुअल एग्जाम के प्लेलिस्ट में जाइए और उन पेपर को भी जो है देखिए, और जो है साथ ही साथ सॉल्व कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है एक नेक्स्ट पेपर के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।